मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप इस बार एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, अगर आप बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार एसएससी जो इंटर लेवल के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, अगर इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी के साथ साथ सेट प्रैक्टिस करना बहुत ही अनिवार्य है। और हम लोग भी इस सेट प्रैक्टिस के माध्यम से आपको बेहतर से बेहतर उन सभी प्रश्नों को समझाने का प्रयास करेंगे जो प्रीवियस कई वर्षों से पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें मिसलेनियस टाइप के प्रश्न होंगे जिसमें बिहार स्पेशल कुछ प्रश्न हैं, साइंस के सब ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ज्योग्राफी के होंगे, इकोनॉमिक्स के, मतलब सभी सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको समाहित करते हुए हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि एक ही समय में आपके सभी विषयों का सेट प्रैक्टिस हो जाए। चलिए आज के सेशन में आज हम लोग इन प्रश्नों को देखते हैं। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है वो है, बिहार में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किन किन स्थानों पर, ये संस्थानों हो गया है लेकिन यह मिस प्रिंटिंग है, यह स्थानों पर, किन किन स्थानों पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। तो आपको मालूम होगा कि कृषि विश्वविद्यालय हमारे बिहार में दो जगहों पर मुख्य रूप से, एक भागलपुर में और दूसरा समस्तीपुर में स्थापित है। बिहार, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर ए होगा। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्य फसल उसको कहते हैं जिसको हम सीधे सीधे खा सकते हैं, और नकदी फसलें उसको कहते हैं जिसको हम खाते हैं लेकिन उसको प्रोसेसिंग यूनिट से आने के बाद में। जैसे मान लीजिए कि गन्ना है, तो गन्ना का चीनी बनता है। अब यह जो चीनी है यह सीधे सीधे गन्ना से हम नहीं बना करके ले लेते हैं, इसके लिए एक पहले प्रोसेसिंग यूनिट में जाना पड़ेगा, मतलब कि उद्योग का प्रयोग होगा जिसमें तकनीक की प्रयोग होगा और इसके माध्यम से तब हमें चीनी की प्राप्ति होगी। तो यह एक प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से हमें शुगर प्राप्त हो रहा है। तो यह फसल तो है, इसको खा सकते हैं, लेकिन यह जो है यह कैश क्रॉप है, इसको हम नकदी फसल कहते हैं। जैसे चाय है, चाय को सीधे सीधे हम पत्तियों को नहीं लेते हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग करने के बाद वह हमारे उपयोग में आता है। तो कुल मिलाकर के जो खाद्य फसलें हैं वह चावल, गेहूं और मक्का, और इसका जो राइट आंसर है वह बिहार का जो मुख्य खाद्य फसल है वह है ये। बिहार में फसल बीमा नीति कब से लागू की गई? बिहार में फसल नीति बीमा के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। फसल नीति बीमा एक ऐसा योजना है जिसमें सरकार इस बात का गारंटी देती है कि यदि किसानों का फसल नष्ट हो गए तो उन फसलों के क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार कुछ उनको पैसे प्रदान करेगी। इस योजना का जो शुरुआत है वह 1 अप्रैल 2000 में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह ये होगा। इसका जो नेक्स्ट है, बिहार की धान, गेहूं, मक्का कृषि पेटी का विस्तार निम्नलिखित इसमें किन किन जिलों में है? तो ये जिलों का नाम पूछ रहा है कि ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र है बिहार में जहां पर इन तीनों की कृषि की जाती है। तो हमारे पास सिवान, समस्तीपुर, खगड़िया तथा सहरसा एक ऐसा बेल्ट है जिसमें इन तीनों के जो कृषि है वह बड़े पैमाने पर की जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, जो छठा प्रश्न है, बिहार किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो यह एक बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। यह कई बार इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं कि गेहूं का जो उत्पादन है वह भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है यह है उत्तर प्रदेश। लेकिन इसमें दो तरीके से प्रश्न पूछे जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है? तो प्रति हेक्टेयर के मामले में पंजाब राइट आंसर है। और यदि सब सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो इस प्रश्न के अनुसार कि प्रचुर मात्रा में कहां उत्पादन होता है, तो इसके लिए जो राइट आंसर है वह उत्तर प्रदेश है। दूसरा है कि ड्यूअल प्राइसिंग जो निर्धारण का अर्थ क्या है? ड्यूअल प्राइसिंग का मतलब होता है कि एक सरकार तय करती है और दूसरा प्रशासन जो बाजार तय करता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रशासन द्वारा निर्धारित कीमत और बाजार पर खुले कीमत, दैनिक कीमत,
एजेंट द्वारा कीमत, थोक विक्रय, फुटकर कीमत नहीं, ये प्रशासन द्वारा निर्धारित कीमत और बाजार, ये खुले बाजार की कीमत, ये दोनों को हम ड्यूअल प्राइसिंग के अंतर्गत रखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है। आयात के अधिकतम का मतलब है कि हम कहाँ से सबसे ज्यादा आयात करते हैं। तो आयात हम सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम का आयात करते हैं वो ओपेक कंट्रीज के माध्यम से करते हैं। और इराक हमारा एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है, एक ऐसा सहयोगी देश है जहाँ से सर्वाधिक मात्रा में हमें पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। तो अगर इंपोर्ट्स का हम बात करें तो इंपोर्ट सबसे ज्यादा ओपेक से, OPEC, OPEC, इसको ओपेक कहते हैं, जैसे इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। अगला जो प्रश्न है वह है पॉलिटिकल साइंस से। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है, राष्ट्रभाषा, देशभाषा, राजभाषा या देवभाषा। तो इसको हम राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं, इसको राष्ट्रभाषा के नाम से संबोधित किया गया है। एक पुस्तक का नाम पूछा गया है 10वें प्रश्न में, जिसमें कहा गया है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन से हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो है APJ अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से कौन सा देश रूस और बेलारूस के साथ सम्मिलन होना चाहता है। सम्मिलन होने का मतलब है कि उसमें मिल जाना चाहता है। तो यह स्लोवाकिया है, इसका राइट आंसर स्लोवाकिया है। हम लोग अब 12वें प्रश्न पर बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो अस्थायी सदस्यों में आप समझ लीजिए कि सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है और चीन है। तो कुल मिलाकर के इन्हीं पांचों के पास में अस्थायी सदस्यता प्राप्त है, इनको वीटो की शक्ति प्राप्त है। तो इसमें से जो चीन है वो राइट आंसर हमारे पास बी है। डंकन पैसेज किनके बीच स्थित है। अच्छा, डंकन पैसेज का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि ये बहुत सारा धरातल का कुछ भाग है, जैसे मान लीजिए कि ये द्वीप है, कई द्वीप समूह है, यहाँ पर एक द्वीप है, 2 द्वीप है, 3 द्वीप है। अगर ये भारत का अगर मैप पर अगर आप देखेंगे तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है। तो इधर सॉरी इसको उल्टा बना दिया, ये इधर से देखते हैं। ये भारत का अगर आप मैप ले लें, भारत के मैप पर, तो ये अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप हैं, इसको अंडमान निकोबार कहते हैं। और ये जो अरब सागर में है इसको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में क्या है कि इसमें कई जो बीच में क्षेत्र रह गए हैं, जैसे मान लीजिए कि ये द्वीप है, ये द्वीप है, तो बीच में जो क्षेत्र रह गया ना, इसको हम पासिस बोलते हैं, पासिस या चैनल के नाम से जानते हैं, चैनल। तो इसी तरह से एक चैनल है जिसका नाम है डंकन चैनल या डंकन पासेस के नाम से जानते हैं। यह दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है ना। ये राइट आंसर 13 का ए है। 14 पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेला जाता है। तो विंबलडन एक ऐसा टेनिस प्रतियोगिता है जिसको जो घास के मैदान में खेला जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है। तो शुद्ध जल का अधिकार है, आपको शुद्ध पानी पीने का अधिकार है, समुचित जीवन स्तर का अधिकार है, शिक्षा का भी अधिकार आपके पास है, लेकिन बालकों को लिए, बच्चों के लिए विवाह के अधिकार नहीं दिए गए हैं। भारत में भी बच्चों के जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, इनके 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष का जो समय निर्धारित किया गया था, यह न्यूनतम विवाह के उम्र है।
तो 16वां प्रश्न को देखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय सेना मतलब आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा किया था? तो इस पर एक बार आप ध्यान केंद्रित करें। इसमें मैंने कई बार क्लास में पढ़ाते हुए बताया था कि जो आजाद हिंद फौज है, इस आजाद हिंद फौज का गठन किया था कैप्टन मोहन ने। यह वे सेना के लोग हैं जो जापान में थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या ब्रिटिश के विरुद्ध में लड़ने के लिए गए थे। तो वहां पर जो रिटायरमेंट के बाद में इनकी जो चटनी हो गई थी या घायल जो सैनिक थे, इन लोगों ने एक समूह बना करके कैप्टन मोहन की अध्यक्षता में एक पार्टी बनाई थी, कैप्टन मोहन, और यही फौज का जो गठन किया गया था जिसको आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। और इसमें जा करके जो सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस इसी में मिल गए थे और बाद में इसका इन्होंने नेतृत्व किया। तो यह जो आजाद हिंद फौज है यह ब्रिटेन के विरुद्ध में लड़ने के लिए बनाई गई थी। इसका राइट आंसर डी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है और यह उसका मौलिक अधिकारों के रूप में जाना जाता है। मौलिक अधिकारों मतलब कि प्रारंभिक अधिकार है उसका। यह जो मामला है वह दूसरे जगह नहीं जा सकता है या प्राथमिक रूप से यह सर्वोच्च न्यायालय में ही आएगा। तो इसका राइट आंसर ये है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि, इसको हम IMF भी बोलते हैं, इंटरनेशनल मनी फंड। तो IMF का जो मुख्यालय है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। 20 नंबर प्रश्न को देखा जाए, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं इसका प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के बाद राष्ट्रपति द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, इनका नियुक्ति किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है इसका राष्ट्रपति। राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह राज्य की बात कही जा रही है। और राज्य के जो विधान मंडल होता है यहाँ पर जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए जो मंत्री परिषद है यह मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो किन विषयों पर विचार करने के लिए है, मतलब कि यह किस से संबंधित है? तो यह जो प्रश्न है यह कुल मंत्री परिषद से संबंधित है। इस जो उल्लेख है 74 और 75 में मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। इसको प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है, प्रारूप समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। 24 नंबर सवाल कह रहा है कि चतुर्थ संपदा किसको विनिष्ट करती है? संपदा कहने का मतलब ये है कि आप इस बात को समझिए कि कहा जाता है कि जो हमारा संविधान है इसके 4 पिलर हैं। ये मान लो कि हमारा संविधान है, तो इस संविधान के कितने पिलर हैं? 4 पिलर हैं। एक ये पिलर है, एक ये पिलर है, एक ये है और एक ये है। इस चारों पिलर पर आधारित है यह हमारा संविधान। तो इसमें एक जो पिलर है वो है कार्यपालिका, दूसरा जो है वो है विधायिका, विधायिका ये विधि बनाने का काम करती है। ये न्यायपालिका है, न्यायपालिका, और चौथा जो है वह है हमारा प्रेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा समाचार पत्र, इसका राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसका क्या कारण है? तो अस्थाई सदन ये इसलिए है क्योंकि यह डिजॉल्व नहीं होता है। डिजॉल्व नहीं होने का मतलब है कि यह कभी विघटित नहीं होता है। इसमें कुल जो सीटें हैं उसमें से 1/3 सीट प्रति 2 वर्षों के बाद उसमें से लोग रिटायर हो जाते हैं और इतना का फिर से नियुक्ति जो जनप्रतिनिधियों का जो चयन है, जो
नियुक्ति है वो कर दिया जाता है। तो यह जो सभा है यह कभी खाली नहीं होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह है ये 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं और इनका चुनाव हो जाता है। 26 जो प्रश्न है, 26वां प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। इसका जो राइट आंसर है वो नागालैंड है। नागालैंड में महिलाओं को विशिष्टीकरण देने के लिए, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए वहाँ के जो राज्यपाल हैं वह कुछ महिलाओं को विशेष रूप से विधानसभा में नियुक्त करते हैं। किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का जो नाम है वो न्यायिक कार्यवाही है। 28 नंबर जो प्रश्न है वो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें कहा जा रहा है कि क्या मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकता है तो हाँ किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। उपयुक्त से कुछ भी सही नहीं है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है निलंबित किया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि जो आर्टिकल 13 है यह कहता है कि जो सरकार है, जो राज्य है, वह मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेगी, और यदि बदलाव करने का प्रयास करती है, यदि बदलाव करती है तो वह जो बदलाव है उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय हित का मुद्दा हो, है ना, कोई आपातकालीन स्थिति हो, तो इस दौरान जो मूल अधिकार है उसको निलंबित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह बी। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन जो बुलाने का अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, और इस अधिवेशन का जो अध्यक्षता है, यह अधिवेशन बुलाने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को है, लेकिन इसका जो अध्यक्षता है वह लोकसभा का सभापति करते हैं। लोकसभा के जो सभापति हैं, जो अध्यक्ष हैं, वही इसका अध्यक्षता करते हैं। एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? तो वह मौलिक अधिकारों का केंद्र द्वारा प्रदत्त अधिकार, संविधान द्वारा दिया गया अधिकार, जनता द्वारा दिया अधिकार, ये संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों को अनुभव करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 31वां प्रश्न को हम लोग देखें तो इसमें एक प्रश्न कहा गया है कि प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो भक्ति आंदोलन के जो प्रणेता है वह रामानुजाचार्य को कहा जाता है। इन्होंने ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया? तो उस समय लॉर्ड कर्जन यहाँ पर भारत में थे। इनका जो शासन काल रहा था यह 1899 से 1905 तक ये रहे थे। इन्हीं के शासनकाल के दौरान बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था, और बंगाल विभाजन के बाद में इनका ट्रांसफर हो गया था, ये चले गए थे। काकोरी डकैती जो था यह राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुआ था, यही इसके नायक थे। 1919 के अधिनियम में द्विशासन अवधारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे कार्टिस, लाइनन कार्टिस। 35 नंबर प्रश्न को देखा जाए। होयसल एक राज्य था जो दक्षिण भारत में यह मौजूद था, और इस राज्य की जो राजधानी थी वह देव समुद्रम थी। इसकी राजधानी पूछा जा रहा है कि होयसल की जो राजधानी थी उसका क्या नाम था? क्या नाम था? द्वार समुद्रम। सिखों के सैन्य संप्रदाय, मिलिट्री जो सेक्ट है, खालसा का प्रवर्तन किसने किया था? सिखों का जो सैन्य एक संप्रदाय था जिसको खालसा के नाम से जाना गया था, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इस तरह के एक फौज बनाई गई थी जिसको खालसा कहा जाता है, और इसी के बारे में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। 38 नंबर प्रश्न को देखा जाए तो कांची में
प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण है वह किसने कराई थी? महेंद्र वर्मन वन, नरसिंह वर्मन दो, नंदीवर्धन द्वितीय और दंती वर्मन ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका स्थापित कराया था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? शिवाजी ने किस संधि के द्वारा किला का हस्तांतरण किया था? तो इसका जो राइट आंसर है पुरंदर की संधि, बहुत ही फेमस संधि है। इसी संधि के माध्यम से शिवाजी ने यह सत्ता को हस्तांतरित किया था। कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? यह हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो राजस्थान में मौजूद है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, और जब कश्मीर के तक्षशिला में विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया था तो उस विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने तक्षशिला अशोक को भेजा था। तो इसका राइट आंसर तक्षशिला हो जाएगा। 42वां प्रश्न कर रहा है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जो संस्थापक कौन थे? तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जो संस्थापक थे वे थे सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा 33 में है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है यह। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को पहली बार जीतने का प्रयास किया था। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर एक धर्म गुरु थे, इनकी जो वाणियां हैं आज भी प्रसिद्ध है। इनके जो गुरु थे वे रामानंद थे, और रामानंद के सानिध्य में इन्होंने अपना जीवन बिताया था। महाबलीपुरम जो एक मुख्य द्वार नगर है वह कला के किस व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है? तो यह पल्लवों के क्षेत्र में था, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह 45 का पल्लव है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन बैजू बाबरा किसके शासन काल में रहते थे? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है अकबर। नेक्स्ट हम लोग 47 को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो महावीर थे जिन्होंने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में कार्य किया, इनका जो मृत्यु है वह कहाँ हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है पावापुरी। पावापुरी में भगवान महावीर की मृत्यु हो गई थी। डेक्कन अधिक्यता को बोलते हैं प्लेटिव। प्लेटिव मतलब प्लेट, मतलब दक्कन प्लेट। इसको दक्कन का पठार कहिए, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। तो कह रहा है कि दक्कन के पठार के उत्तर पूर्व में, अगर मान लो कि दक्कन का पठार है तो इस दक्कन का पठार में ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो ये कह रहा है कि उत्तर पूर्व में, तो ये हो गया उत्तर, यह है पूर्व में। तो दक्कन के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है? तो ये अगर आप इस तरह से एक भारत का मैप बना लें तो ये यहाँ पर है दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार के इस वाले भाग में यह बात कर रहा है, इसके उत्तर पूर्व में। तो यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार इसका राइट आंसर है। चीनी का मुख्य उत्पादक कौन सा है? तो चीनी के उत्पादक के रूप में अगर पूछा जाए कि पैमाने पर कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर भारत है। परंतु चीनी की कटोरा पूछा जाए, यह अभी हमने गेहूं को उत्पादन में बताया था कि अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात की जाए तो क्यूबा में सर्वाधिक चीनी का उत्पादक होता है। अगला प्रश्न 50वां प्रश्न देखा जाए, द ओडिसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो यह अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, और इन्होंने ही यह पुस्तक लिखी थी। तो इसका राइट आंसर है बराक ओबामा। आगे हम लोग देखते हैं, यह साइंस के कुछ प्रश्न है। 51, इसमें कहा गया है कि कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय जो मान रखती है, उसमें किसमें गैसीय मान सबसे ज्यादा होता है? तो यह भाप अंगार गैस है, यह वेपर है, जिसमें
सबसे ज्यादा। लेकिन कैलोरी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कैलोरी कोयला गैस में होता है, और सबसे ज्यादा ये जो उसमें माप है यह भाप अंगार गैस में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह भाप अंगार गैस। 52 में कह रहा है कि जब गर्म पानी को अपेक्षित अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। अच्छा, गिलास जो है वह शीशे का है। अगर मान लीजिए कि यह एक शीशा का गिलास है और यह काफी तप्त है, या इसका जो तापमान है वह मान ले कि अगर 60 डिग्री सेल्सियस पर है, और इसके ऊपर हम 20 डिग्री सेल्सियस का पानी या 40 डिग्री सेल्सियस पानी को डालते हैं, तो ये जो पानी है यह इसके अपेक्षा ठंडा है। तो जब हम इसके सतह पर छिड़केंगे तो बाहरी सतह का तापमान कम हो जाएगा और अंदर के का तापमान ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा तापमान है तो प्रसार हो रहा है, तो इस क्षेत्र में प्रसार हो रहा है और इस क्षेत्र में सिकुड़न हो रहा है ना। तो इधर सिकुड़न हो रहा है, इधर से प्रसार हो रहा है, तो टूट जाएगा। तो यह जो इस प्रश्न कह रहा है कि अगर गर्म पानी को अपेक्षा अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो क्या कारण है कि यह टूट जाता है। अचानक गिलास विस्तारित हो जाता है? नहीं, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है। तो ये राइट आंसर है कि यह संकुचित हो जाता है, बाहर वाला जो परत है वो संकुचित हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा 53, इसमें कह रहा है कि विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में पारंगत होता है। अगर हमें दूर तक कहीं इलेक्ट्रिक को विद्युत को लेकर जाना है तो इसके लिए हमें एसी को लेकर के जाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें क्षति कम होती है, ऊर्जा की जो क्षति है वह सबसे कम होता है। जो ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का उपयोग होता है, मतलब ट्रांजिस्टर जो है इसका फैब्रिकेशन का मतलब है कि उसका जो बनावट है उसमें किसका हम प्रयोग करते हैं। तो ट्रांजिस्टर के बनावट में हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है सिलिकॉन। कंप्यूटर का जो मदर बोर्ड होता है उसको भी हम सिलिकॉन के द्वारा बनाते हैं। जो 55 है 55, यह कह रहा है कि यदि धातु प्लेट में वर्तुल विभर है तो जब प्लेट को तापित किया जाए तो त्रिज्यक विभर पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है यह होगा कि इसका जो त्रिज्या है इसमें बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु में ध्वनि का वेग किस प्रकार से प्रभावित करता है, मतलब वेग क्या करता है। तो इसका जो राइट आंसर है यह है कि तापमान के घटने के साथ साथ यह घटने लगता है। 57 नंबर जो प्रश्न है, यह धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो इसका नाम ही है इलेक्ट्रिसिटी। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जो विद्युत है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब है विद्युत। तो यह तो है तो इलेक्ट्रॉन से बना है ना, यह है इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का जो कंटिन्यूअस फ्लो है, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि अगर ये लगातार इसका प्रवाह हो रहा है तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी है। तो यह प्रश्न कह रहा है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो राइट इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह उसमें होता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम बताइए। अच्छा, ये जो यंत्र है, अब कई यंत्र हैं जो परिवर्तन करते हैं। ऊर्जा का जो सिद्धांत है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि न ऊर्जा को निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसका विघटन किया जा सकता है। तो ऊर्जा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो एक माध्यम जो है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ध्वनि ऊर्जा है, हम जो बोल रहे हैं, यह माइक्रोफोन के माध्यम से, यह माइक्रोफोन जो है यह क्या कर रहा है कि इसको विद्युत में बदल दे रहा है, और यह इलेक्ट्रिक के माध्यम से यह चला जा रहा है कंप्यूटर तक या उसके माध्यम से, और फिर यह आपके पास तक पहुंच करके जो आपके पास जो स्पीकर है वह इसको जो विद्युत ऊर्जा है उसको ध्वनि ऊर्जा में बदल दे रहा है।
तो अगर हम माइक्रोफोन का बात करें जो हमारे पास है माइक्रोफोन, तो यहाँ मैं बोल रहा हूं तो हमारा जो ध्वनि है यह ध्वनि निकल रहा है, तो और बीच में यह जो माइक्रोफोन आ गया, तो यहां से ध्वनि निकला और माइक्रोफोन से होकर के यह चला गया आपके पास, किस रूप में? विद्युत के रूप में, यह गया विद्युत के रूप में। और जब आपके पास ये पहुंचा तो आपके पास है स्पीकर, स्पीकर है, तो स्पीकर ने क्या किया कि इसी विद्युत को फिर से क्या बदल दिया? ध्वनि में बदल दिया। तो अगर कभी प्रश्न पूछे कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो माइक्रोफोन, और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो स्पीकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माइक्रोफोन। निम्नलिखित में से किस राज्य में ऊष्मीय विद्युत का प्रयोग, ऊष्मीय विद्युत कहने का मतलब है ताप ऊर्जा, तो ताप ऊर्जा जो है वह कोयले के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, तो अरुणाचल प्रदेश में यह ताप ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है। एक प्रौढ़ मानव में औसत की गिनती में हृदय स्पंदन की संख्या परिसर बताइए। तो हृदय स्पंदन मतलब हार्ट बीट जो है हमारा वह है जो वह 72 प्रति मिनट के स्थिति में इसे हम काउंट करते हैं, यह हमारा स्पीड है। लेकिन यह परिसर पूछ रहा है कि इसका रेंज कितना है, तो यह मिनिमम 71 और मैक्सिमम 80 अगर होता है तो यह सामान्य है ना, और इस स्थिति में हम इसको 72 मानते हैं। आहार नल में स्टार्च के पाचन का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है? तो आहार नल में जो हम जैसे ही खाते हैं मुंह में हमारा यह गया, तो मुंह में पहुंचते ही इसका जो पहला पाचन होता है, जो हम मुंह में स्टार्च जाता है, तो स्टार्च पाचन होकर के यह मल्टोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। केचुआ की कितनी आंखें होती हैं? यह एक कॉमन सा प्रश्न है, ये केचुआ की आंख नहीं होती है, इसलिए यह प्रश्न इसमें डाला गया है। तो इसका राइट आंसर है कि कोई नेत्र नहीं होता है। एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर एक विधि है जिसके माध्यम से हम रोगों का इलाज करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि सुइयों को चुभा चुभा कर, जहाँ पेन होता है उस कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ जहाँ जो डॉक्टर्स होते हैं एक्यूपंक्चर के, वह सुई चुभाते हैं और इसके माध्यम से जो दर्द है वह समाप्त हो जाता है। तो यह एक्यूपंक्चर एक विधि है जिसमें सुइयों के माध्यम से उपचार किया जाता है। 65 नंबर सवाल को देखा जाए, इसमें यह कह रहा है कि कुछ वायरसों में आरएनए तो होती है परंतु डीएनए नहीं होती है। डीएनए जो होता है वो हमारा आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, और आरएनए एक मैसेंजर है। तो वायरसों में क्या होता है कि वायरसों में हमारा जो डीएनए है इसका पता वे लगा लेते हैं, क्योंकि उनके पास आरएनए होता है, और फिर वो हम पर भारी पड़ जाते हैं, हमें बीमार कर देते हैं। तो इसके लिए यह इसका जो राइट आंसर है कि आरएनए में आनुवांशिक जानकारी को वायरसों में संप्रेषित करती है, यह इसका राइट आंसर सी है। 66 नंबर सवाल कर रहा है कि वायु गुहिकाओं में की उपस्थिति। अच्छा, आपने देखा होगा जलकुंभी को देखा होगा। जलकुंभी एक ऐसा है जो जल के ऊपर आता है, और उसके अंदर जो वो जिसके जो पत्ते होते हैं वो गद्दादार होते हैं, और पत्तों को जब तोड़िएगा तो अंदर होल होता है। जैसे मान लीजिए कि आप ट्यूब में हवा भर करके अगर पानी के ऊपर डाल दीजिए तो आप उस पर चढ़ करके आराम से पार कर सकते हैं। तो उसी को जो वायु गुहिका मतलब कि वायु को हमने एक पैक कर दिया है, तो वैसा जो पैकेजिंग है वह किन किन पत्तों में होता है? तो वह जलीय जो पौधे होते हैं जो फ्लोटिंग कर रहते हैं, जो तैर सकते हैं, उनमें यह वायु गुहिकाओं की उपस्थिति होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का जो परिसंचरण है वह किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बैक्टीरिया, मतलब कि जीवाणुओं के द्वारा इसका संचरण होता है। इसका राइट आंसर बी है। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है कि वायु शीतन में, एयर कूलर्स में देखिए दो चीजें होती हैं, एक है एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर में अलग कंडीशन है और एयर कूलर में अलग कंडीशन है ना।
एयर कूलर्स। एयर कूलर में क्या होता है कि उसके चारों ओर से पानी को गिराते हैं और हवा, अंदर का जो पंखी है वह हवा को अंदर की ओर खींचता है, तो हवा जो शुष्क होती है उसमें आर्द्रता को मिला करके वह बाहर फेंकता है। जब वह हमारे शरीर पर पहुंचता है तो आर्द्रता वाली जो हवा होती है वो हमें ठंडक पहुंचाती है। जबकि जो एयर कंडीशन है इसमें क्या होता है कि जो एयर मास में जो आर्द्रता भरी हुई है उसको वह खींच लेता है। तो देखिएगा कि जो आउटडोर्स होते हैं एसी के, वहां से पानी गिर रहा होता है क्योंकि अंदर का जो मॉइस्चर है वो खींच करके वह बाहर की ओर डाल दे रहा है। तो कुल मिला करके यह जो एयर कूलर के बारे में पूछा जा रहा है कि यह कहाँ के लिए उपयुक्त है, तो गर्म और आर्द्र, अगर आर्द्र वायु है और आर्द्र, हम फिर उससे वही काम करेंगे, फिर जो वायु है उसमें आर्द्रता ही भरेंगे तो ओवर आर्द्रता हो जाएगी। यह जो राइट आंसर है इसका बी है, इसमें गर्म और शुष्क जलवायु के लिए कूलर होता है और आर्द्र जलवायु के लिए एसी का आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है। अम्लीय मतलब कि जो हम खाना खाते हैं वह हमारे पेट के अंदर जा करके वह अम्लीय रूप धारण कर लेता है, जिसके कारण उसकी पाचन होती है। तो यह एक जठर रस होता है जो हमारे आमाशय में निकलता है। इसका राइट आंसर है जठर रस। निम्नलिखित में से कौन सा भाग डार्विन के विकास सिद्धांत के से संबंधित नहीं है। तो चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसमें लोगों को सर्वाइवल का सिद्धांत उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो जीव हैं वह कैसे सर्वाइव करते हैं। तो उसमें उससे से संबंधित यह प्रश्न है। इसमें पहला विकल्प है प्राकृतिक वर्ण, दूसरा विकल्प है जीवन संघर्ष, योग्यता की उत्तरजीविता और उपार्जिता लक्षणों की वंशगति। इसका जो राइट आंसर है इसमें कह रहा है कि भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी है क्योंकि ये तीनों उससे संबंधित है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग, ये आसान सा सवाल है, सीपीयू को बोलते हैं। मछलियों का जो तेल होता है उसमें विटामिन ई की प्रचुरता होती है और थोड़ी सी मात्रा में विटामिन डी भी मिलता है, लेकिन इसमें प्रचुरता की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर डी है। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें जो 74 नंबर प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो ऊर्जा के लिए जो हमें चाहिए वह वसा और प्रोटीन चाहिए, जबकि जो विटामिन से यह ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, यह हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम में यह भाग लेता है। अपोहन, डायलिसिस। डायलिसिस का नाम आपने सुना होगा कि जब किडनी खराब हो जाता है, किडनी एक हमारे रक्त को छानने का काम करता है, लेकिन अगर किडनी खराब हो जाए तो हम क्या करते हैं कि किडनी के जगह पर हम डायलिसिस मशीन होता है और मशीन के माध्यम से हम रक्त को छानने का काम करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यकृत। तो कुल मिलाकर के 75 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा और नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि एक 100 प्रश्न को लेकर के आए और आपको कम समय में बेहतर से बेहतर आप प्रैक्टिस कर पाए। आप इसको देख करके एक प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ में इन प्रश्नों को आप ध्यान में रख करके आप आगे के एग्जाम में क्वालिफाई हो सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।